हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट्स, एक लंबे समय से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो प्रतिदिन प्रोवाइड कराई जाए और जो सिलेबस है वो कंटिन्यू आपका रखा जाए। तो अब आपके लिए प्रतिदिन वीडियो अवेलेबल रहेंगे और सिलेबस आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और अब हम आज जो शुरुआत करने वाले हैं वो है गॉस की प्रमेय, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ की फिजिक्स की बात करेंगे हम। और फिजिक्स में हमारा चैप्टर 2 पे हमने वीडियो को रोका था और गॉस की प्रमेय को हम कंटिन्यू समझा चुके हैं आपके लिए, ठीक है ना। वहां से आगे के लिए बढ़ेंगे हम। तो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं हम उनकी बात करेंगे। तो गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है, ठीक है, ये है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, मतलब हम गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सीधे सीधे बोलें तो गॉस की प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है हम वो प्राप्त कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसका हमने डेरिवेशन हल किया है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका व्यंजक क्या है, इसको भी हमने हल किया है। तो फिर सवाल ये है, जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का डेरिवेशन हल कर चुके हैं तो फिर इस चैप्टर में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्यों ज्ञात करना चाहते हैं। अब हम कौन सा डेरिवेशन हल करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुने बेटा। लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, पिछले चैप्टर में जो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है वो किसी बिंदु आवेश के कारण ज्ञात की है। अर्थात कोई बिंदु आवेश है, कोई पॉइंट चार्ज है आपका, आप तभी वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। या फिर वो आवेश आपका एक डाइपोल के रूप में होना चाहिए, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के रूप में होना चाहिए, हम तभी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास आवेश का एक समूह है, एक ग्रुप है, या आवेश हमने किसी वस्तु को दिया हुआ है और वस्तु आपकी क्या है, लेंथ में है, या फिर वो उसका एक सरफेस एरिया है, ठीक है, या उसके वॉल्यूम में कोई आवेश वितरित हुआ है, तो वो आवेश कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस बात के लिए, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय का, ठीक है, सहायता लेते हैं। गॉस की प्रमेय की हम क्या करते हैं, सहायता लेते हैं। उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो है ना आपके गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, उसके यूजेस हैं, जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई का एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। अनंत लंबाई का मेरे पास एक क्या है, चालक तार है, जिसको हमने एक आवेश दिया है। यह आवेश इसकी लंबाई में एक समान रूप से क्या हो गया है, वितरित हो गया है, ठीक है। चालक की लंबाई को हमने अनंत माना है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं आगे, डैश 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 डैश। अनंत लंबाई का ये चालक तार है, इस चालक तार को मैंने आवेश दिया है। ये आवेश इस चालक तार की लंबाई में एक समान रूप से क्या हो गया है, वितरित हो गया है। हम क्या करते हैं, इसके एक छोटे से भाग में एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। इस
गॉसियन पृष्ठ की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन हल करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है। इस गॉसियन पृष्ठ पर एक लघु अवयव, एक बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है। ठीक है, यहां पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र और इस लघु अवयव का जो सदिश वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। माना कि इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई जो है वो कितनी है, आपकी L है, और इस तार से R दूरी पर बिंदु क्या है, आपका P है। इस बिंदु P की जो डिस्टेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस बेलनाकार या वक्राकार गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, R है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे। कुछ थ्योरी हमारे लिए क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित एक चालक तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित एक चालक तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। हमने इसको जो आवेश दिया था वो आवेश इसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हुआ है, और एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना माना है बेटा, लैम्डा माना है। ठीक है, और चालक से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और बिंदु P पर ही हमारा क्या है, एक लघु अवयव है। ठीक है, एक बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से किसी लघु अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, उससे हम डेरिवेशन को आगे करेंगे हल। ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई को हमने L लिया है, और इस चालक तार से R दूरी पर इस गॉसियन पृष्ठ पर एक लघु अवयव है, एक छोटा सा क्षेत्रफल है। उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसके अकॉर्डिंग हम डेरिवेशन को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे लघु अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, वैद्युत फ्लक्स को हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी फाई ई इज इक्वल टू होता है EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। ठीक है बेटे, पढ़ाया था ये वैद्युत फ्लक्स, जब हमने आपको पढ़ाया था तब बताया था उसकी परिभाषा में कि किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है
और यदि वो क्षेत्रफल आपका किसी वैद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाए तो उस समय जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो डी फाई इज इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा होता है। ये डी फॉर डिफरेंशियल फॉर्म है, अर्थात बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र भी इस डायरेक्शन में है और इस लघु अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश है उसका डायरेक्शन भी सेम है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 है। और कॉस थीटा, कॉस 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे आप, चूंकि इस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 है, अर्थात आप लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ई डी ए। ठीक है, दोनों ओर क्या करेंगे आप, समाकलन कर दें। यदि आप चाहते हैं कि इस संपूर्ण तार के कारण जो वैद्युत फ्लक्स आपको प्राप्त हो तो आप क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि समाकलन केवल उन राशियों का होता है जिनका डिफरेंशियल पहले से हो चुका है, बाकी की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो उसके लिए एक नियतांक होती है, अर्थात यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रल डी ए। अब आप देखें बेटा, यहाँ पे ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसकी लंबाई l है और इसका जो हमने त्रिज्या लिया है वो कितना है, r है। तो यहाँ पे जो आपका लघु अवयव dA है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात इस पूरे गॉसियन पृष्ठ की बात हो रही है। ये क्या है, बेलनाकार है, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई RL होता है। तो यहाँ से निकल के आएगा फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 2 पाई RL। इसको समझें आप। ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 2 पाई RL। ठीक है, तो ये कहाँ से आया है, ये बेटा आया है आपका कि जो आपका बेलन होता है उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 2 पाई RL होता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दें आप। गॉस की प्रमेय से आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू होता है, ठीक है, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और आप जानते हैं तथा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है बेटा क्यू अपॉन एल। ठीक है, या हम यहाँ पे कर सकते हैं, एल को इधर भेज रहे तो क्यू के स्थान पे रिप्लेस कर सकते हैं क्या, लैम्डा एल, या फिर आप लिख सकते हैं एल लैम्डा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हमारे लिए वो रिप्लेस करनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ध्यान से समझना क्या बोला है मैंने यहाँ पे लिखा गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से आप लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का जो वैल्यू है रेखीय आवेश घनत्व के अनुसार क्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कितना, एल मल्टीप्लाई लैम्डा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से हमारे पास हो जाएगा कितना बेटा, एल मल्टीप्लाई लैम्डा वटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 2 पाई RL, और यहाँ एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो बचेगा क्या, आप ध्यान से देखें, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 2 पाई R। ये बचा। अब हमें तो क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम 2 पाई R के लिए इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में आएगा वो। तो E इज इक्वल टू होने वाला है कितना, जरा ध्यान से देखो आप, 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है, R मल्टीप्लाई लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ। क्यों करते हैं वो बताते हैं आपके लिए, क्योंकि आप फिजिक्स में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक सीधा सीधा वैल्यू जानते हैं, जिसका वैल्यू होता है 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको आसान करने के लिए कि ये कैलकुलेशन हमारी आसान रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 2 का गुणा अंश में और 2 का गुणा हर में करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको अब हम सही तरीके से लिखने वाले हैं।
तो इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट 2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 4 हो गया, पाई ये आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 लैम्डा और अपॉन में हो जाएगा कितना R, अर्थात एक समान आवेशित सीधे तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें कि इसकी वैल्यू को यदि हम रिप्लेस करें तो लिखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 लैम्डा अपॉन R। यहां से अब आपको न्यूमेरिकल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, गॉस की प्रमेय जो हमने पढ़ी थी उसका एक अनुप्रयोग हल किया है। गॉस की प्रमेय के कई अनुप्रयोग होते हैं जिनमें से एक अनुप्रयोग हमने हल किया है और वो है आपका क्या, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R होता है। यहाँ पे आपको उस तार का केवल रेखीय आवेश घनत्व पता होना चाहिए और किस डिस्टेंस पे आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं, अर्थात R का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, पहले चैप्टर में जो हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं वो एक पॉइंट चार्ज अर्थात बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, बट इस चैप्टर में जब हम गॉस की प्रमेय को पढ़ते हैं तो गॉस की प्रमेय हमारी हेल्प करती है कि किसी वस्तु पे यदि आवेश एक समूह के रूप में उपस्थित है तो आप वैद्युत क्षेत्र को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व से या फिर उसके आयतन आवेश घनत्व से या उसके रेखीय आवेश घनत्व की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू को आसानी से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।